नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका आगे आने वाला सब्जेक्ट है उसका भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। बाकी बात यहाँ पे आप लोग क्या क्या भरना है ये तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर भरना है, यहाँ पे रोल कोड, फिर उसके बाद नीचे आपका रोल नंबर, लिपि, तिथि, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि अभी आपका हिंदी का एग्जाम पार हो चुका है तो ये आप लोग सीख गए होंगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा है इसमें आपका टोटल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और आपका ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपका खंड ए यानी कि सेक्शन ए में रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो किस कौन से दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो ये आपका अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर वाहन के सामने आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और इस दर्पण का प्रयोग क्या किया जाता है बच्चों? तो इस दर्पण का उपयोग आपका पीछे देखने के लिए किया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या आपसे पूछ रहा है, यानी कि क्या निकालना है, पहले उसको लिखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में बोलिएगा सर लेंस की क्षमता दिया गया है, यानी कि P पावर ऑफ लेंस बराबर कितना दिया गया है, तो -2 डायोप्टर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। निकालना क्या है, तो बोलिएगा सर F यानी कि फोकस निकालना है। F बराबर क्या होगा, 100 निकालना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं किसी भी लेंस की क्षमता यानी कि लेंस की जो पावर होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस की क्षमता P बराबर आपका होता है 1/f होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका P दिया गया है और यहाँ पे F आपको निकालना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका F बराबर बोलिएगा सर 1/p हो जाएगा। अब यहाँ पे P बराबर क्या दिया गया है, तो P बराबर बोलिएगा सर 2 डायोप्टर दिया गया, यानी कि 2 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं, -2 डायोप्टर था ना, इस वजह से यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब देखिए 1/2 बराबर क्या होता है, आधा होता है, यानी कि 0.5 होता है। तो 1 को 2 से हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 आएगा, यानी कि F बराबर क्या आ गया, -0.5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F बराबर क्या आ गया, -0.5 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, आप लोग समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए ये जो 0.5 आया ना, ये क्या दिया गया है, ये आपका लेंस की ये फोकस दूरी दिया गया है और ये आपका मीटर में है। और देखिए सारा ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में दिया गया है। तो किसी भी मीटर को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 गुना 100 करेंगे तो क्या आएगा, तो बोलिएगा सर 500 नहीं आएगा रे बेवकूफ, 500 कैसे आ जाएगा, 0.5 है, 5 थोड़े ना है, तो आ जाएगा 50 आएगा। क्या आएगा, बोलिएगा सर 50 आएगा। यानी कि जो इस लेंस की फोकस दूरी निकल करके आया, ये क्या आया, 50 सेंटीमीटर आया। और यहाँ पे देखिए माइनस में दिया है तो क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। तो कौन से माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा आपका हीरा का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरा। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.42 आपका हीरा का अपवर्तनांक होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की आपकी वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो देखिए जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको दूर वाला भी अच्छा से नहीं दिखता है और आपको नजदीक वाला भी अच्छा से नहीं दिखता है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका बाइफोकल लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस। अगर पूछे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेगा। अगर पूछे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे जरा दृष्टि दोष पूछा था, तो इसका द्विफोक्सी लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो खतरे का निशान किस रंग का बना होता है भैया, तो आप लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसपास भी देखते होंगे। तो ये आपका लाल रंग का बना होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा लाल रंग। और खतरे का जो निशान है ये लाल रंग का क्यों बना होता है, तो इसलिए बना होता है कि जो लाल रंग का परिकिरणन है ये आपका सबसे कम परिकिरणन आपका लाल रंग का ही होता है और ये आपका दूर से ही दिख जाता है, इस वजह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लाल रंग का उपयोग आपका खतरे के निशान का बनाने में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है, इसे भी आप लोग याद रखेगा। अगर पूछे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेगा। आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलाम होता है। अगर पूछे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है, इसे भी आप लोग याद रखेगा। ठीक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, कूलाम का आवेश का कूलाम होता है और धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। क्वेश्चन में क्या था, विभवांतर था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वोल्ट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत परिपथ में धारा यानी कि करंट को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो बोलेगा सर अमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीटर। अगर पूछे कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और करंट यानी कि धारा मापने के लिए आपका अमीटर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, बस आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रभावित होता है, तो प्रभावित धारा का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, सो देखना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, तो बोलिएगा सर यहाँ पे सबसे पहले देखिए 1 मिनट दिया गया है, यानी कि टाइम दिया गया है, टी बराबर क्या दिया गया है, तो बोलिएगा सर टी बराबर यहाँ पे आपका दिया गया है, बोलिएगा टी बराबर दिया गया है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, तो बोलिएगा सर 60 सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद बोलिएगा सर आवेश दिया गया है 120 कूलम, यानी कि क्या दिया गया है, क्यू। चार्ज दिया गया है, कितना दिया गया है सर, तो बोलिएगा सर दिया गया है 120 कूलम दिया गया है। निकालने क्या बोला है सर, तो प्रभावित धारा यानी कि आई, करंट निकालने के लिए बोला है कि करंट कितना प्रभावित होगा 1 मिनट में, 100 आपको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि आपका आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा सर आई बराबर होता है क्यू बाय टी। क्या होता है, आई बराबर क्यू बाय टी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कीजिए, पुट करेंगे तो क्यू बराबर क्या दिया है, तो बोलिएगा सर 120 दिया है। बोलेंगे सर बच्चा बताओ कि टी बराबर क्या दिया गया टाइम, तो बोलिएगा सर 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 6 से 12 2 बार में कटा, यानी कि 2 आई का वैल्यू क्या निकल करके आया, तो आई बराबर आपका 2 निकल करके आया। क्लियर समझ में आ गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी बल्ब से 1 मिनट में अगर 120 कूलम आवेश प्रभावित होता है तो उससे धारा कितना प्रभावित होगा, तो 2 एम्पियर प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 2 एम्पियर। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक यूनिट विद्युत धारा ऊर्जा का मान है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए युक्ति को कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा हम लोग किस युक्ति से प्राप्त करते हैं, किस अंतर से, किस मशीन से प्राप्त करते हैं? तो बोलिएगा सर विद्युत धारा तो हम लोग जनरेटर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जनरेटर यानी कि जनित्र से। और ये जनरेटर क्या करता है? तो ये जो आपका आंतरिक ऊर्जा है, ठीक है, इसको किस में बदल देता है? तो इसको आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जनित्र। ये आपका विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लघु पथन के समय यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में आपका विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो ये उस समय जिस समय शॉर्ट सर्किट होता है, आपका लघु पथन होता है, उस समय विद्युत धारा का मान सबसे ज्यादा हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा अधिक हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत अधिक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है? तो देखिए मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पे आपको मैंने बताया था एक ट्रिक कि बच्चा हमेशा इस ट्रिक को याद रखेगा। अनिल, ट्रिक क्या था? अनिल। अब ये नाम क्यों बोल रहे हैं सर अनिल? तो देखिए इसी में तो ट्रिक छुपा हुआ है ना। देखिए यहां से क्या हुआ? अम्ल हो गया, ठीक है। और अम्ल क्या करता है? नी से नीला को क्या करता है? ल से लाल कर देता है, यानी कि जो आपका अम्ल है बच्चों, ये क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। तो वही पूछा है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है? तो बोलेगा सर अम्ल से लाल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जस्ट इसके उल्टा क्या होता है? इसके उल्टा जो लाल लिटमस पत्र है, इसको नीला कौन करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला आपका क्षार करता है। इसे भी आप लोग याद रखेगा। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन क्षार है? तो देखिए बच्चों इनमें से कौन सा क्षार है? तो देखिए यहाँ पे आपका CH3COOH, तो ये तो क्या है? अम्ल है, ये भी अम्ल है, और ये तो आपका नमक है, ठीक है। क्षार कौन सा है? तो क्षार आपका NaOH है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बोलिएगा सर जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? इंटू 2H2O। ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि पॉप यानी कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पॉप यानी कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू ½ H2O। क्या होता है? ½ H2O। ये आपका पॉप यानी कि ये कर सकते हैं आपका ये मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दोनों सेम है, सिर्फ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, उसमें से यहाँ पे पहले 2 अणु का मतलब जो जिप्सम होता है, इसमें 2 अणु का क्या होता है? 2 अणु पानी होता है आपका, और इसमें क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 अणु को हटा करके ही जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। इसमें सिर्फ ½ H2O होता है, इसमें 2 होता है, इसमें ½ होता है, बाकी वो सेम फॉर्मूला है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समीकरण CaCO3 उष्मा की उपस्थिति में CaO प्लस CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि यहाँ पे आपका एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है, जिसमें एक प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaOCO3 है, जो कि उष्मा की उपस्थिति में CaO और CO2 बन रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पे सिंपल एक अभिकारक कितना है? तो बोलिएगा सर अभिकारक एक है, जो कि टूट करके 2 अणु का 2 उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो जब भी कुछ एक बड़ा अणु टूट करके 2 छोटे या 2 से अधिक छोटे अणुओं का निर्माण करता है, तो वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकंपोजिशन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका वियोजन, ठीक है बच्चों। और जिसमें आपका एक बस इसी का रिवर्स कर देंगे, यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक छोटे अणु जुड़ करके आपका एक बड़ा उत्पाद बनाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे आपका संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल के विद्युत अपघटन में आपका कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उपचयन
अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसी को आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, रेडॉक्स। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि गंधक एक है, यानी कि सल्फर एक क्या है? तो बोलिएगा सल्फर एक आपका एक क्या है? अधातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधातु है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को आपका सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, सोल्डर। अगर पूछे कि आपका कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को आपका पीतल कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे कि कॉपर प्लस टीन, क्या कॉपर प्लस टीन SN का आपका किसका संकेत है? प्रोटीन का संकेत है, ठीक है। तो कॉपर प्लस टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कॉपर प्लस टीन के मिश्र धातु को आपका कासा कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो सीसा और टीना के मिश्र धातु को सोल्डर, कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को पीतल, और आपका कासा के कासा किसे बना रहता है? तो कॉपर और टीन से। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एथोनेल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो जो आपका एथोनॉल है बच्चों, ये सोडियम से अभिक्रिया करके ये आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण कौन करता है? तो ये पेड़ पौधे करते हैं स्वपोषी पोषण, और कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं स्वपोषी पोषण। हम लोग जो जीव जंतु करते हैं ये कौन सा पोषण करते हैं? तो हम लोग परपोषी पोषण करते हैं कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। पेड़ पौधे अपने खुद का भोजन खुद से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वपोषी पोषण करने वाले आपका कह सकते हैं पादप है, इसके लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसके लिए CO2 प्लस जल, क्लोरोफिल और आपका सूर्य प्रकाश, ये तीनों आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां कहां पे पाया जाता है? तो बोलिएगा सर जठर ग्रंथियां आपका अमाशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, अमाशय में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है बच्चों, ये आपका सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, ये आप लोग कमेंट करके फटाक से बताइए, जल्दी देखते कौन कौन करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया आपका फेलोपियन ट्यूब यानी कि फेलोपियन नालिका में होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, फेलोपियन नालिका में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो किसी जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे आपका कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जीनोटाइप। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन चक्की कम से कम आपका कितना किलोमीटर? हाँ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमना चाहिए, तभी उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और कि इसका वेग न्यूनतम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि एक स्त्री को कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो देखिए स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो बोलेगा सर स्त्री में आपका XX गुणसूत्र पाया जाता है। और पुरुष में आपका कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो पुरुष में आपका XY गुणसूत्र पाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्त्री पूछा है, तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? XX इसका करेक्ट आंसर होगा। XX आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जो आपका जल विद्युत संयंत्र है बच्चों, ये आपका स्थितिज ऊर्जा को, किसे स्थितिज यानी कि कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है? ये आपका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिएगा, तो क्या होगा कि जैसे ही मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, देखते कितना ज्यादा शेयर आता है। ठीक है, उसके बाद मैं अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ आप लोग क्या कीजिए, जाते जाते वीडियो को लाइक करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।